तो देखो जैसे कि चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है, वाई डू वी फॉल इल, वाई डू वी, हम बीमार क्यों पड़ते हैं? कोई बता सकता है मुझे क्यों बीमार पड़ते हैं? हम क्यों बीमार पड़ते हैं? हमें परे क्योंकि इम्यूनिटी वीक होती है। एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है, दिस इज ओनली अ वन फैक्टर। कई बार तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है उसके बावजूद भी बीमार हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी डिजीजेज है जो स्ट्रांग इम्यूनिटी होने के बावजूद भी हो जाती है ना? तो किसी भी डिजीज के लिए या इल होने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और सबके लिए ना, मतलब हम डिजीज की बात करें तो मीनिंग्स अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज हेल्थ। WHO, अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ, कहाँ पे इसका सेंटर, हेडक्वार्टर कहाँ है? WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएसए में नहीं, जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है इसका WHO का, यूएसए में नहीं है। ट्रम्प तो पागल हो रहा है, पैसे वैसे नहीं दे रहा WHO को, पता है ना? तो इसकी कंट्री में नहीं है ट्रम्प की, यूएसए में नहीं है, स्विट्जरलैंड में, जेनेवा में है। ये क्या कहता है, व्हाट इज हेल्थ या गुड हेल्थ? इसके अकॉर्डिंग व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ? जतिन आवाज आ रही है? हेल्थ, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। देखो क्या बहुत बड़ा मीनिंग छुपा हुआ है इसमें अपने आप में। क्या समझते हो कि एक WHO क्या कहता है कि कौन सा पर्सन हेल्दी है? कौन सा पर्सन हेल्दी है? जो फिजिकली और मेंटली तो बिल्कुल ठीक है, मतलब शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिमाग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका सोशल बिहेवियर, समाज में एक दूसरे के प्रति बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो वो हेल्दी नहीं है। होता है ना हम लोग, भाई सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, बंदा भी बिल्कुल फिट है, जिम विम जाता है, कोई बीमारी, लेकिन दूसरों से तमीज से बात नहीं करता, या बहुत एरोगेंट है, घमंडी है, तो हम क्या बोलते हैं? पागल है, ये पागल बोलते हैं ना, मतलब सोशल वेलबींग नहीं है, तो इट मींस ही इज नॉट हेल्दी अकॉर्डिंग टू WHO। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था, बोलो बोलो। तो अगर डेफिनेशन आती है गुड हेल्थ की, तो आप ये लिखोगे, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, मेंटल हेल्थ मतलब उसकी सोच कि सही से बैलेंस कर पा रहा है सारी एक्सपेक्टेशंस अपनी को, और सोशल। अब व्हाट इज गुड हेल्थ? एक अच्छी हेल्थ क्या है? व्हाट इज गुड हेल्थ? मतलब क्या मतलब है हेल्थ का, अच्छी हेल्थ से? व्हाट इज गुड हेल्थ? तो हम क्या बोलते हैं कि हमारे अंदर कोई भी एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन, किसी तरीके की इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए, है ना? एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या बोलते हैं? एब्सेंस ऑफ एनी फिजिकल डिफॉर्मेलिटी, एब्सेंस ऑफ एनी फिजिकल डिफॉर्मिटीज, मतलब इसका मतलब क्या है डिफॉर्मिटीज का? कि फिजिकली अपीयरेंस हमारी क्या होनी चाहिए? सही होनी चाहिए, मतलब हाथ टेढ़ा है, पैर टेढ़ा है, तो हम फिजिकली ठीक नहीं है, यानी आपकी बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें थर्ड, तो एब्सेंस ऑफ, क्या बोलेंगे? एनी मेंटल प्रॉब्लम, कि डिप्रेशन में है बंदा, बाहर से तो दिखाई नहीं दे रहा, अंदर उसको डिप्रेशन में, तो भी वो क्या है? हेल्दी नहीं है, कोई भी मेंटल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम एंजाइटी, नो सोशल टेंशन, तो कुछ भी ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम एंजाइटी, फ्रीडम फ्रॉम एंजाइटी, उसको बात बात में बेचैनी ना हो, परेशानी ना हो, छोटी सी बात से इरिटेट ना हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें किस चीज की पहचान है? व्हाट इज गुड हेल्थ? तो बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं। ठीक है,
पर्पसफुल लिविंग होना चाहिए हम सबकी लाइफ का। ऐसा ना सोचे यार मेरी लाइफ क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, मैं क्यों जी रहा हूँ। तो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसकी लाइफ की कोई इंपॉर्टेंस ना हो या उसने अपनी लाइफ में कोई पर्पस ना डिसाइड किया हो। बिना पर्पस के तो कोई लाइफ जिएगा ही नहीं, फिर तो उसकी लाइफ खत्म है एक तरीके से देखा। बस जी रहे खा रहे हैं सो रहे हैं खा रहे हैं सो रहे हैं, तो वो आपकी पर्पसफुल लाइफ नहीं है। मतलब यू हैव, हर किस बच्चा चाहे वो आप एक्सप्रेस करे या ना करे अपने मन में वो सोचता है। कोई बच्चा नहीं कुछ बनने की सोचता तो भी ये सोचता है कि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आने चाहिए, कम आते हैं तो इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। तो छोटे छोटे टारगेट्स भी होते हैं किसी की लाइफ में और किसी की लाइफ में बड़े बड़े टारगेट्स भी होते हैं, ठीक है। तो नो सोशल टेंशन, प्रॉपर बैलेंस डाइट ले रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, गुड हेल्थ है। भूख लग रही है उसको, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है डिस्टिंक्शन बिटवीन बीइंग हेल्दी एंड डिजीज फ्री। देखो दो चीजें, एक तो मतलब है बीइंग हेल्दी और दूसरा होता है हमारा डिजीज फ्री। पहले मैं डिजीज फ्री समझाती हूँ। डिजीज फ्री, देखो डिजीज वर्ड को अगर मैं तोड़ दूं तो ये दो चीजों में टूट जाएगा। डिस ईज, ईज माने क्या होता है, आसानी, कंफर्ट, है ना। बोलते ना आई एम वेरी ईज, बड़े आसान से कंफर्ट में, ठीक है। और डिस मतलब क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। अगर किसी पर्सन का ईज डिस्टर्ब हो जाए, डिस्टर्ब ईज यानी कंफर्ट, कंफर्ट उसका डिस्टर्ब हो गया तो वो क्या कहता है, डिजीज हो गई, ठीक है, डिजीज हो गई। अब डिजीज फ्री का मतलब क्या है, मान लो कि एक सिंगर है, ठीक है, उसका अगर वो सही से नहीं गा पा रहा है, उसके लिए डिजीज फ्री होने का मतलब क्या है। सिंगर के लिए मीनिंग अलग होगा, डांसर के लिए मीनिंग अलग होगा, है ना। डांसर के लिए मीनिंग अलग। डांसर का मतलब क्या है कि अपनी फुल बॉडी स्ट्रेच कर पाए, फुल बॉडी सही प्रेशर, सही पोस्चर में वो स्ट्रेच कर पाता है। सिंगर अच्छे से, यानी उसकी लंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, लंग कैपेसिटी इज गुड, है ना, लंग कैपेसिटी गुड है तो बाकी अगर उसके कुछ और प्रॉब्लम है तो भी वो क्या है, आराम है उसे, क्योंकि वो अपनी परफॉर्मेंस दे पा रहा है। एक डांसर है फुल बॉडी स्ट्रेच कर पाता है, एक स्विमर है वो अच्छे से स्विमिंग कर पा रहा है। तो इन सब के लिए इस डिजीज फ्री का मतलब तो अलग अलग हो गया ना। इन सब के लिए क्या हो गया, डिजीज फ्री का मतलब, ठीक है, अलग अलग हुआ। और बीइंग हेल्दी का मतलब क्या है, फ्रीडम फ्रॉम ऑल डिजीज। और बीइंग हेल्दी का मतलब क्या है कि कोई कुछ भी किसी भी रिस्पेक्ट में फ्रीडम फ्रॉम ऑल डिजीज। थोड़ा थ्योरेटिकल ही चैप्टर है ये, फ्रीडम फ्रॉम ऑल डिजीज। वो मेंटली उसका बायोलॉजिकल प्रोसेसेस आर परफॉर्मिंग वेल, जितनी भी बॉडी में प्रोसेसेस हो रही है वो सारी वेल है। क्या आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। मैम क्या पूछ रहे थे? कहाँ तक आ रहा है ये चैप्टर, ये पूछ रही थी। अब ये वहां तक आया टिल इन्फेक्शियस एजेंट और नहीं है टॉपिक, एक्यूट इन्फेक्शियस एजेंट्स तक आ रहा है। हाँ तो काफी कुछ आ रहा है। चलो हाँ अलग अलग है, हेल्दी, बीइंग हेल्दी और डिजीज फ्री, ठीक है। डिजीज फ्री स्टेटेड रिलेटेड टू इंडिविजुअल। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल, है ना। हर पर्सन के लिए अलग है इसका मतलब। लेकिन बीइंग हेल्दी का मतलब क्या है, टू ऑल, रिलेटेड टू ऑल। बीइंग हेल्दी, भाई ये सब भी हेल्दी होने चाहिए। सिंगर है, डाइट अच्छी नहीं ले रहा तो हेल्दी नहीं होगा तो डिजीज फ्री नहीं होगा। डांसर है, इसको भी प्रॉपर डाइट चाहिए। स्विमर है, ठीक है। तो मैंने ये समझाया कि स्विमर है, सिंगर है, इन सब के लिए आप स्टूडेंट हो तो तुम्हारे लिए क्या है कि तुम अच्छे से स्टडी कर पाओ, है ना। गुड स्टडी, आपकी मेंटल कंसंट्रेशन अच्छी होनी चाहिए तो आप क्या हो, डिजीज फ्री हो। लेकिन आप एंजाइटी हो, बेचैन हो, तुम फिजिकली बिल्कुल ठीक हो, तो तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, लेकिन तुम अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, अपनी स्टडीज नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब आप क्या हो, कहीं ना कहीं से कंफर्ट फील नहीं कर पा रहे, आप अपने आप को डिस्टर्ब फील कर पा रहे हो, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि आप
डिजीज फ्री नहीं हो, ठीक है। तो हेल्दी का मीनिंग अलग होता है और डिजीज फ्री का मीनिंग क्या होता है, अलग होता है। डिजीज फ्री क्या होगा, इट इज फॉर इंडिविजुअल, और हेल्दी मतलब टू ऑल, बीइंग हेल्दी। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। किसी बच्चे को रिपीटेशन चाहिए, रिपीट करूं क्या? यस थोड़ा सा अच्छा रिपीट कर देती हूँ मैं एक बार, ठीक है। देखो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं व्हाई डू वी फॉल इल, तो इस टॉपिक के बारे में ही हमें स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम बीमार क्यों पड़ते हैं, तो बीमार क्यों पड़ते हैं उससे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हेल्थ क्या होती है, या एक हेल्दी पर्सन की डेफिनेशन क्या है, हम किसी पर्सन को हेल्दी कैसे बोल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू WHO, आजकल बहुत आप लोगों ने नाम सुना होगा WHO तो डेली सुन रहे हो जब से कोरोना हुआ है। कौन है इसका हेड, चीफ कौन है? हाँ बोलो भाई, इसका चीफ कौन है WHO का? तुम्हारे वाइवा होगा ना अगर ओरल, तो पूछ लेगी तुम्हारी टीचर। गुटरेस कुछ करके ना, क्या है गुटरेस कुछ है, रोज तो स्वामीनाथन है। सौम्या स्वामीनाथन और ये दो और है, तीन। सौम्या स्वामीनाथन तो वो अलग हेड है, वो टेस्टिंग वगैरह लैब में साइंटिस्ट है वहां पे WHO, लेकिन WHO का हेड कौन है, हेड एंटोनियो कुछ करके है, गुटरेस करके, गुटरेस समथिंग ऐसा है। हाँ टेट्रोस गुटरेस समथिंग ऐसा नाम है उसका, देखना नेट पे, ठीक है। वो है चीफ। तो ये क्या कहते हैं, WHO क्या कहती है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड पूरा इसमें शामिल होता है। स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल है, वो पर्सन हेल्दी है जो फिजिकली वेलबींग है, मेंटली वेलबींग है, और जिसका सोशल बिहेवियर भी क्या है, अच्छा है, जो सोशली एक दूसरे के साथ, हम समाज में एक दूसरे के साथ अच्छे से रह सकते हैं। क्योंकि बोला जाता है कि ह्यूमन जो है सोशल, फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, यानी जो पर्सन समाज में अच्छे तरीके से बिहेव करता है, एक दूसरे के साथ मिलकर रहता है, जो फिजिकली फिट है, जो मेंटली फिट है, वही हेल्दी है। मतलब हम पर्सनल लेवल को नहीं देखते हैं। अब व्हाट इज गुड हेल्थ, तो सबके लिए अलग अलग हेल्थ, मतलब भाई इन्फेक्शंस नहीं होनी चाहिए, फिजिकल डिफॉर्मिटीज नहीं होनी चाहिए, मेंटल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फ्रीडम फ्रॉम एंजाइटी होना चाहिए, प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, ठीक है, डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो पर्सन क्या है, हेल्दी है। अब दो कंडीशंस आती है, बीइंग हेल्दी एंड डिजीज फ्री। डिजीज फ्री का मतलब डिस ईज, डिजीज को अगर तोड़ोगे तो मतलब डिस मतलब डिस्टर्ब, ईज मींस कंफर्ट। अब किसी पर्सन के लिए उसका कंफर्ट अलग हो सकता है, किसी पर्सन के लिए, तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारा काम ये है, और तुम अगर अपनी पढ़ाई नहीं ठीक से कर पा रहे हो, उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप कंफर्टेबल नहीं हो, आप कहीं ना कहीं परेशान हो। समझ में आ रही बात, ठीक है, कि आपको मोबाइल नहीं मिल रहा चलाने के लिए, या तुम्हारा फेवरेट मूवी तुम्हारे पेरेंट्स ने नहीं देखने दी, तो तुम परेशान हो कि बस अब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो आप डिजीज्ड हो गए, ठीक है। एक डांसर है, अगर वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, मतलब वो डिजीज है। एक सिंगर है, ठीक है, तो ये हुआ। लेकिन दिस इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल, बट हेल्थ मीन्स रिलेटेड टू ऑल पर्सन। इट मीन्स फ्री फ्रॉम ऑल डिजीज, उसकी सारी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस क्या होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए, वो प्रॉपर हेल्दी डाइट ले रहा हो, प्रॉपर परफॉर्म कर रहे हो, सारे सोशली हम देखते हैं, अगर सोशली देखेंगे तो हेल्दी देखेंगे, इंडिविजुअल को देखेंगे तो हम डिजीज देखेंगे, ठीक है। अब रब कर दूं, अब देखो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ फॉर मैटर गुड हेल्थ। दो चीजें, गुड हेल्थ के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है, पर्सनल, ठीक है, पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज, पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज समझते हैं, ठीक है, कम्युनिटी इश्यूज समझो जरा, यानी एक पर्सनल हाइजीन और एक सोशल हाइजीन, ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कि हम अपने घर की तो साफ सफाई रखते हैं, हम खूब अच्छे से नहाते हैं, डेटॉल साबुन यूज करते हैं, समथिंग जो भी डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं, और करते क्या है, घर से निकले तो पैर फान के निकल रहे हैं, नाली का सारा पानी बाहर निकला हुआ है, तो क्या आप बीमारी फ्री, डिजीज फ्री रह पाओगे, हेल्दी रह पाओगे, बोलो।
रह सकते हैं कि हमने अपना घर तो बहुत अच्छे से क्लीन कर रखा है, बिल्कुल साफ सुथरा कर रखा है, और घर का कूड़ा निकाल के पड़ोसी के घर के आगे कर दिया, ठीक है। कई लोग होते हैं देख नहीं रहा कोई तो सीधे झाड़ू उठाई और बगल वाले के घर के आगे कर दिया, और उसने देख लिया तो फिर लड़ाई होती है। तो भाई सिंपल सी बात है कि पर्सनल हाइजीन, पर्सनल साफ सफाई के साथ साथ आपको कम्युनल साफ सफाई भी रखनी होगी, यानी अपनी सोसाइटी को भी क्लीन करना होगा। सिंपली आपको ये देखना होगा कि आपके यहाँ जो सॉलिड वेस्ट है, जो कूड़ा है, जो भी आपका घरों से निकलता है, वेस्ट निकलता है, वो कैसे डिस्पोज होता है, वो प्रॉपरली डिस्पोज हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रॉपरली जो आपकी जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम है वो क्लीनिंग हो रही है या नहीं हो रही है। सोचो अगर वो क्लीनिंग नहीं होगा तो सारा गंदा पानी बाहर आ जाएगा और फिर वो गलियों में रहेगा या रोड्स पे रहेगा, उससे भी क्या होगी, डिजीज होगी। तो सिंपल सा मतलब है, जितने भी लोग हैं उनको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए, साफ पानी पीने का मिलना चाहिए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, है ना। अगर मान लो जो लोग रहते हैं किसी सोसाइटी में, अगर उन्हें अच्छा साफ पानी नहीं मिलता तो भी तो उन्हें बीमारियां हो जाएंगी। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, मेंटेनेंस हाइजीन एंड सैनिटरी कंडीशन, ठीक है। तो मेंटेनेंस मेंटेनिंग हाइजीनिक एंड सैनिटरी कंडीशन, ठीक है। सैनिटरी कंडीशन, जहां आप रहते हो वहां पे हाइजीन होना चाहिए, सैनिटरी कंडीशंस अच्छे से होनी चाहिए, हाइजीनिक एंड सैनिटरी कंडीशन, साफ सफाई होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखो कहता है हेल्थ केयर सर्विसेज, आपके यहाँ हेल्थ केयर सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए। पता लगा कि कूड़ा घर में इकट्ठा हो रहा है और उसको डिस्पोज ही नहीं करना, कोई आ ही नहीं रहा लेने के लिए, ठीक है। यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड डिसइंफेक्टेंट, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड, टाइम टू टाइम आपका इंसेक्टिसाइड या जो स्टरलाइजेशन प्रोसेस आज की डेट में हो रहा है, इंसेक्टिसाइड एंड डिसइंफेक्टेंट यूज होना चाहिए, ताकि अगर कोई कीड़े वगैरह ये सब ग्रो भी हो जाए किसी पर्टिकुलर एरिया में। जैसे जब डेंगू का टाइम आता है तो देखा है ना कैसे गवर्नमेंट फॉगिंग कराती है और अलग अलग केमिकल का छिड़काव करती है। प्रोवाइड गुड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है। फिफ्थ, प्रोवाइड गुड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, तभी हम एक पर्सनल हाइजीन या कम्युनल हाइजीन को अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो पर्सनल हाइजीन और कम्युनिटी समझ में आ गया होगा। पर्सनल मतलब खुद के लेवल पे और सोशल मतलब क्या, पूरे समाज के लेवल पे, ठीक है। बोलो ये बात समझ में आई। अब चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मान लो डिजीज, किसी को डिजीज हो जाती है, यानी डिसीज हो जाता है, तो हमें कैसे पता चलता है कि हमें डिजीज हो गई है। कोई भी डिजीज हो जाती है तो हमें कैसे पता चलता है, हैं? तो उसके कुछ सिम्टम्स होते होंगे ना। तो जब आपकी डिजीज होती है तो कैसे हमें पता चलता है, बाय इट्स सिम्टम्स। सिम्टम्स है ना, कुछ ना कुछ सिम्टम्स होते हैं। अब वो सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, देखो सिम्टम हो सकता है क्योंकि हमारी बॉडी किससे बनी है, सेल से टिश्यू बने हुए, टिश्यू से ऑर्गन बने हैं। और अगर मान लो कि किडनी ढंग से काम नहीं कर रही है, किडनी ने फिल्ट्रेशन नहीं किया, नॉट फिल्टरिंग प्रॉपर, अगर ये फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं करता है तो क्या होगा, जितना भी टॉक्सिक जहरीला सब्सटेंस है, टॉक्सिक सब्सटेंस एक्यूमुलेट इन बॉडी, बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्रेन डज नॉट परफॉर्म वेल, अब ब्रेन जो है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। जब ब्रेन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो हमारी बॉडी हो गई ना डिस्टर्ब। तो ठीक है, तो पर्सन डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। तो हमें लगेगा यार क्या मतलब अजीब सा लग रहा है, कुछ कर नहीं पा रहे, और धीरे धीरे क्या होगा, पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो सिम्टम्स क्या है, किसी भी डिजीज के कुछ भी सिम्टम हो सकते हैं। लाइक देखो, पहले स्वेलिंग हो जाए, बॉडी के किसी पार्ट में स्वेलिंग हो जाए, रेडनेस हो जाए,
ठीक है, हेडेक होने लग जाए, स्टमक पेन हो, ये सारे क्या है सिम्टम है। एंजाइटी होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन मतलब स्वेलिंग और रेडनेस एक साथ। जिस सेल में इन्फेक्शन हुआ वहां पे क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, स्वेलिंग हो गई, स्वेलअप हो गया वो पार्ट बॉडी का, वहां पे रेडनेस हो गई और हमें पेन हो रहा है। सबसे खास बात तो पेन होने लगा, तो हम कह रहे हैं कि नहीं भाई कुछ तो दिक्कत हो गई है ना, डिजीज हो गई। तो सारे क्या है सिम्टम्स हैं, बात समझ में आ रही है ना। The symptoms change normal structure of functioning of body. तो symptoms क्या है, change in normal structure and functioning of body, normal structure and functioning of body, मतलब हमारी बॉडी का नॉर्मल स्ट्रक्चर, ठीक है, बॉडी एक हो जाए, हेडेक हो जाए, स्वेलिंग हो जाए। और व्हाट इज सिम्टम, तो चेंज इन नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। सिम्टम अगर आपसे पूछता है कोई, ये एक लाइन में डिफाइन करो सिम्टम्स को, तो क्या बोलोगे, चेंज इन नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। तो क्या क्या चेंजेस हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, स्टमक पेन हो सकता है ना, हेडेक हो सकता है, सिंपल पेन किसी बॉडी के पार्ट में। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़े। अब देखो डिजीज को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। हमें दो टाइप की डिजीज हो सकती है। अच्छा एक बात बताओ, जब सिर दर्द होता है तो क्या होता है, तुम लोग सब काम धाम छोड़ के बैठ जाते हो, सर्दी जुकाम होता है तो स्कूल जाना बंद कर देते हो? अगर सर्दी जुकाम हुआ तो स्कूल जाना बंद कर देते हो क्या? नहीं करते ना। लेकिन भगवान ना करे किसी को टीबी हो जाए, किसी को कैंसर हो जाए, तो वो स्कूल जाएगा? कुछ भी काम नहीं करेगा ना, फिर तो बस ट्रीटमेंट कराएगा। तो डिजीज भी दो तरीके की होती है, एक होती है एक्यूट और दूसरी होती है क्रोनिक। एक और होती है कंजेंशियल, उसको अभी अलग से कराऊंगी, तुम्हारी बुक में नहीं है बट वो मैं कराऊंगी, ठीक है। क्रोनिक डिजीज देखो, जो एक्यूट डिजीज है ये शॉर्ट ड्यूरेशन है, शॉर्ट ड्यूरेशन, थोड़े टाइम के लिए रहती है, ठीक है। और ये लॉन्ग ड्यूरेशन, ये लंबे टाइम तक रहेगी, लॉन्ग ड्यूरेशन। जस्ट फॉर एग्जांपल बता देती हूँ, एड्स, कैंसर, टीबी, किसी को टीबी हो गया, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 6 महीने, साल भर भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं। किसी की किडनी फेलियर हो जाए तो है ना, डायलिसिस होता रहेगा। लेकिन जो एक्यूट डिजीज होती है वो क्या होता है, जैसे हमें अब मौसम चेंज हुआ, बुखार हो गया, सर्दी जुकाम हुआ, 2-3 दिन रहा, 4 दिन 5 दिन ठीक हो गया, इसकी वजह से हमारी लाइफ इफेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। या फिर वायरल फीवर हुआ, ठीक है, जो सीजनल बीमारियां होती है, जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, ठीक है। एक्यूट क्या होती है, सीवियर एंड सडन, अचानक से होगी, सीवियर होगी मतलब एकदम सर दर्द जुकाम बुखार हो जाएगा, सीवियर एंड सडन, ठीक है, एक्यूट वाली। नो मेजर इफेक्ट, हमारी हेल्थ पे कोई बड़ा इफेक्ट नहीं। ऐसा थोड़ा ना कि जुकाम हो गया है तो बस अब हमारा स्टमक, किडनी काम नहीं कर रही है, हार्ट फेलियर हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है ना, थोड़े दिन बाद ठीक हो जाएगा। हम क्या बोलते हैं, नो मेजर इफेक्ट, नो मेजर इफेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है जतिन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्यूट एंड क्रोनिक, इफेक्ट ऑन जनरल हेल्थ, नो मेजर इफेक्ट ऑन जनरल हेल्थ, हमारी नॉर्मल हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, जो एक्यूट डिजीज होती है इसमें। इसके बाद प्रोलॉन्ग इफेक्ट ऑन हेल्थ नहीं, ठीक है। टायर्डनेस टेम्पररी, लॉस ऑफ वेट होता है क्या जुकाम होता है तो बताओ, है हमारा वजन कम हो जाता है क्या? नो लॉस ऑफ वेट, नो मैम, नहीं तो फिर तो जितने भी हम जैसे मोटे मोटे लोग हैं साल में 2-3 बार जुकाम कर ले और पतले हो जाए, है ना, ऐसा तो हो नहीं पाता। तो नो लॉस ऑफ वेट, ठीक है। इसके बाद रिकवरी क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है, रिकवरी इज कंप्लीट, ठीक हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि एक बार हो गया तो बहुत दिनों तक रहेगा और कई बार ठीक ना भी हो। तो एग्जांपल लिख लो इसमें, कफ, और इसको स्टार लगा लेना, इट्स इंपॉर्टेंट, आता ही आता है पेपर में। कफ, कोल्ड,
इन्फ्लुएंजा कफ, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा डायरिया, दस्त लग गए, बाहर का कूड़ा खा के आ गए, पेट में दर्द हुआ, ठीक है, फिर तुम हॉस्पिटल गए, 2 दिन एडमिट रह के आए, एंटीबायोटिक चढ़ा दी, ठीक हो गए, फिर काम पे लग गए, ठीक है। डायरिया, कोलेरा, कोलेरा भी यही एक तरीके का इन्फेक्शन होता है, गंदा खाना खाने या पानी पीने से होता है कोलेरा, ठीक है, जिसे हैजा बोलते हैं, हैजा हिंदी में, ठीक है। अब आते हैं हम क्रोनिक डिजीज पे। लास्ट फॉर मच लॉन्गर पीरियड, लॉन्ग ड्यूरेशन या लास्ट फॉर मच लॉन्गर ड्यूरेशन, काफी लंबे टाइम तक बीमारी रहती है, ठीक है। और एकदम से अपीयर होगी, सीवियर नहीं होगी, धीरे 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 बढ़ेगी। किसी को टीबी हुआ तो पहले जुकाम होगा, फिर 1 हफ्ते तक 15 दिन तक उसको जुकाम रहेगा, फिर महीने तक रहेगा, फिर उसके कफ में खून आने लग जाएगा, फिर वो कहेगा अरे यार ये क्या हो गया। तो मतलब अचानक से इसके सिम्टम्स नहीं आते हैं। लेस सीवियर एंड ग्रेजुअल, ठीक है, शुरुआत में सीवियर नहीं होती है, लेस सीवियर एंड ग्रेजुअल, धीरे धीरे आ रही है, ठीक है। ग्रेजुअल, अचानक से किसी को 3rd स्टेज का कैंसर नहीं हो जाता है, पहले 1st स्टेज होता है, फिर 2nd स्टेज होता है, फिर 3rd स्टेज होता है। तो यही तो सीवियर है नहीं, पता चला नहीं। अचानक से अगर किसी को मान लो 1st स्टेज में कैंसर होता है और उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती, तो बंदा जाके दिखाएगा ना। तो ये तो साइलेंट है, चुपचाप हमारी बॉडी पे धीरे धीरे अटैक कर रहा है, जब लास्ट स्टेज में पहुंच गए तब जाके पता चला, ठीक है। इसका हमारी बॉडी पे बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट पड़ता है, बैड इफेक्ट ऑन नॉर्मल हेल्थ, हमारी नॉर्मल हेल्थ पे बहुत ज्यादा इसका बैड इफेक्ट होता है, ठीक है। लॉस ऑफ वेट हो जाता है, ठीक है। प्रोलॉन्ग्ड पुअर हेल्थ, लंबे टाइम तक प्रोलॉन्ग्ड पुअर हेल्थ खराब हो जाती है लंबे टाइम तक। हाँ बोलो। थायराइड है वो भी क्रोनिक डिजीज नहीं है। हाँ देखें तो, क्योंकि कई बार थायराइड का ट्रीटमेंट ना कराओ तो हेयर फॉल होने लग जाता है, बॉडी में टायर्डनेस हो जाती है, बोन्स वीक हो जाती है, तो बहुत सारे इसके इफेक्ट होते हैं। लॉस ऑफ वेट, ठीक है, वेट का लॉस होता है, शरीर कमजोर हो जाता है, ठीक है। टायर्डनेस हो जाती है, ठीक है, बंदा थका रहेगा, टायर्डनेस, ठीक है, काफी थका हुआ और क्या कहते हैं उसको, प्रोलॉन्ग टायर्डनेस एंड एग्जॉशन, प्रोलॉन्ग टायर्डनेस एंड एग्जॉशन, परेशान हो जाता है, लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट चलता है, ठीक है, इन बीमारियों का। तो बीमारियां कौन कौन सी होगी, आर्थराइटिस, डायबिटीज, ठीक है, डायबिटीज। और कौन सी हो सकती है तुम्हारे हिसाब से, ब्लड प्रेशर, कैंसर है ना, ब्लड प्रेशर, कैंसर, ठीक है। टीबी को बोलते हैं क्या, देखने वाला टीबी नहीं, ट्यूबरक्लोसिस, इसको शॉर्ट में बोलते हैं टीबी। हाँ ट्यूबरक्लोसिस, टीबी को, ठीक है। तो ये जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अस्थमा नहीं तो होगा क्रोनिक डिजीज। क्या दोबारा बोल। अस्थमा, हाँ बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी। अब देखो ये कंजेंशियल डिजीज क्या होती है, ठीक है। व्हाट इज कंजेंशियल डिजीज, तो ये वो डिजीज है जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है, डिजीज विच वी ऑब्टेन फ्रॉम आवर पेरेंट्स, ठीक है। कंजेंशियल डिजीज लिखेंगे, दीज डिजीज आर प्रेजेंट सिंस बर्थ, डिजीज प्रेजेंट सिंस बर्थ। जरूरी नहीं है कि वो डिजीज आपके पेरेंट्स को हो, लेकिन वो डिजीज जो बाय बर्थ होती है, कफ, कोल्ड, कैंसर, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, ये सब कुछ भी हमें बाय बर्थ नहीं होता, हम एक सर्टेन एज के बाद होता है, किसी भी एज में होता है। लेकिन कुछ डिजीजेज ऐसी होती है जो बाय बर्थ होती है, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कंजेंशियल डिजीज। These are called either due to genetic disorder, ठीक है,
तो तीसरा लिखो, दीज आर कॉज्ड आइदर जेनेटिक डिसऑर्डर, जीन्स में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और क्रोमोसोम्स में प्रॉब्लम हो जाती है, जेनेटिक डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ठीक है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। जब आप बड़ी क्लास में आओगे तो पढ़ोगे व्हाट इज म्यूटेशन, चेंज हो जाना अचानक से, ठीक है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें नाम लिख लो, जैसे डायबिटीज, ये भी हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है और कई बार बाय बर्थ भी होती है। एक 5 साल का बच्चा भी इंसुलिन का इंजेक्शन लेता है, ठीक है, तो ये बाय बर्थ भी होती है। डायबिटीज, थैलेसीमिया, पता है तुम्हें थैलेसीमिया क्या होता है? हैं? तो एक ऐड देखी है जिसमें एक लड़की छोटी सी होती है, वो जब भी किसी से भी मिलती है तो उसको थैंक यू बोलती है, थैंक यू अंकल, थैंक यू आंटी, सुना है? ऐड देखी है वाली? तुमने देखी होगी यार। अरे कैसी बात कर रहे हो, उसमें वो थैंक यू बोलती है किसी को भी। उस बच्ची को थैलेसीमिया होता है और इन बच्चों को हर तीसरे महीने ब्लड चढ़ाना होता है, हर तीसरे महीने। अगर इनको ब्लड नहीं चढ़ाएंगे ना तो इनकी डेथ हो जाएगी। तो वो थैंक यू क्यों बोलती है? क्योंकि जब हम में से, तुम में से कोई ब्लड डोनेट कर रहा है तो वो ब्लड डोनेट ब्लड बैंक में जाता है और उनको वहां से ब्लड मिलता है, तो उसको तो पता नहीं ना किसने ब्लड डोनेट किया है, तो इसलिए जो भी मिलता है वो सबको थैंक यू बोलती रहती है, ठीक है। तो थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो बाय बर्थ होती है। इसके बाद हीमोफिलिया, हीमोफिलिया ऐसी डिजीज है जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं जमता, मतलब एक बार अगर कट लग गया ना आपके उंगली में, जरा सा ब्लेड से भी कट लग गया तो ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी, और अगर टाइम पे इलाज नहीं हुआ ना तो एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाएगा और पर्सन की डेथ हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, बहुत सारी डिजीज है जो कंजेनिटल डिजीज है, ठीक है। इसके बाद देखो, एक तो ये कंजेनिटल हो गई और दूसरी होती है एक्वायर्ड, ACQUIRED, एक्वायर्ड डिजीज। ये वो डिजीज है जो हम खुद न्योता दे के लेके आते हैं, ठीक है। these disease are acquired after birth, ये बर्थ के बाद होती है, ठीक है, आफ्टर बर्थ, एंड नॉट हेरिटेबल, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होंगी, नॉट हेरिटेबल, ठीक है। इसके बाद देखो, दे आर नॉट पास्ड, और इनको फिर हम दो कैटेगरी में पढ़ेंगे। एक्वायर्ड डिजीज को दो कैटेगरी में पढ़ते हैं, 2 टाइप्स, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। तो नाम से ही पता चल रहा होगा, जो एक को बोलेंगे कम्युनिकेबल और दूसरे को बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल। ये कौन सी होती है? कम्युनिकेबल, एक से दूसरे को हो जाएगी, ठीक है, और ये एक से दूसरे को नहीं होगी, नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है, जो एक से दूसरे को ट्रांसफर नहीं होती है। इन्फेक्शियस एंड कम्युनिकेबल डिजीज कॉज्ड बाय, ठीक है, इसमें हम सिंपल लिख सकते हैं, दे transmit from diseased person to healthy person। अगर मान लो किसी को जुकाम हो रहा है तो अगर एक को घर में हुआ ना तो फिर सबको होगा, सबकी लाइन लगेगी। वायरल हो गया तो सबको होगा। अभी सबसे बड़ा एग्जांपल कौन सा है कम्युनिकेबल का? बताओ जल्दी से, इसको पूरी दुनिया फेस कर रही है, कोरोना। एनसीईआरटी ने तो लिखा नहीं है, तुम लिख सकते हो। कोरोना कैसी डिजीज है? कम्युनिकेबल। मतलब ये तो इतनी भयंकर है कि जुकाम होने की जो हाथ लगाया तथास्तु, हाँ भैया भस्म, है ना, कोरोना हो जा, ठीक है। तो इसमें कफ, कोल्ड, स्मॉल पॉक्स, एग्जाम्पल कफ, कोल्ड, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जो माता नहीं बोलते हैं,
अपने लोगों में और चिकन पॉक्स हाँ उसी को बोलते हैं। उसमें एक बड़ी माता और एक छोटी माता होती है, तो दोनों ही इन्फेक्शियस होती है, मलेरिया, मीजल्स, ठीक है, प्लेग। चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स तो दोनों अलग अलग होते हैं। हाँ होते अलग है, लेकिन क्या फर्क है बताओ बताओ। चिकन पॉक्स में थोड़ा ज्यादा वो होता है इन्फेक्शन, उसमें थोड़ी ज्यादा होती है, और उसमें जो दाने होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं और ज्यादा बुखार होता है। हाँ वही और उसमें कम होता है थोड़ा। हाँ, तो कम वही तो affect बोल होता रही है हूँ, स्मॉल पॉक्स मतलब छोटे छोटे है, लेस डेंजर, थोड़ा सा उसका जो इंटेंसिटी होती है ना वो कम होती है। दीज आर नॉट transmitted from diseased person to healthy person। ये नहीं ट्रांसफर होगा, ये छूने से, साथ खाने से, साथ बैठने से नहीं फैलेगी, ठीक है। और इसमें तो तुमने उनका बर्तन छू लिया, साथ खाना खा लिया, साथ बैठ गए तो फैल जाएगी, ठीक है। तो नॉन इन्फेक्शियस में आपका वही कार्डियक डिजीज, डायबिटीज, कैंसर, कुछ भी लिख सकते हो। डायबिटीज हो गया, ठीक है, कैंसर हो गया, उसके बाद ब्लड प्रेशर हो गया, ट्यूबरक्लोसिस फैलता है, कौन इन्फेक्शियस है, एक से हाँ किडनी फेलियर, ब्लड, अब ये थोड़ा ना एक का किडनी फेल होगा उसने दूसरे को छुआ ले भाई तेरा भी किडनी फेल हो गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी डिजीज है, इसको हाँ लिख लो, चलो कोई बात नहीं। तो समझ में आया यहाँ तक, बोलो किसी को कोई डाउट? यहाँ तक पढ़ना है, ठीक है। नो मैम, नो डाउट। हाँ जतिन क्लियर है, कोई डाउट? तो यहाँ तक पढ़ना है, तुझे एनसीईआरटी से जो बात नहीं समझ में आएगी पूछ लियो, ठीक है। बाकी बच्चे बोलो किसी को कोई डाउट?